हेलो बच्चों, आज देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला जो पार्ट है उसमें सम्मित हो परंतु न तो समतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। ऐसा उदाहरण आपको देना है। अब देखो यहाँ पर मैं समुच्चय ले लेता हूँ a बराबर 1 2 3, ये मैंने समुच्चय आपका लिया है। अब मुझे क्या करना है, सम्मित हो ना समतुल्य हो और ना ही संक्रामक। अब समतुल्य होने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, मैंने लिया 1 2। सम्मित होने के लिए इसका उल्टा संबंध होना जरूरी होता है। अब ये यहाँ तक का मैं संबंध रखता हूँ तो ये आपका सम्मित है और इसको यहाँ से बंद कर दूँ, आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समतुल्य में क्या होता है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो 1 1 तो है नहीं, 2 2 भी नहीं, ना 3 3, समतुल्य नहीं हुआ। संक्रामक में क्या होता है, 1 2, 2 का किसी और के साथ संबंध है तो पहला और तीसरा इसमें होना चाहिए, वो भी नहीं, संक्रामक भी नहीं है। यानी पहले वाला जो इसमें पार्ट है कि समतुल्य और संक्रामक ये नहीं है, सम्मित आपका हो गया है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट में संक्रामक हो परंतु न तो समतुल्य और न सम्मित। देखो, न समतुल्य और न ही सम्मित हो। आपको देखना इसमें संक्रामक हो, संक्रामक में क्या होता है, पहले का संबंध दूसरे के साथ, दूसरे का संबंध तीसरे के साथ, तो पहले का संबंध तीसरे के साथ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, संबंध मैंने लिया R2, समुच्चय वही पहले वाला ही, संक्रामक कर लेता हूं मैं पहले 1 2 2 3, तो 1 3 भी मैंने इसमें संबंध ले लिया है। अब ये संक्रामक तो हो गया है। अब हमें देखना है कि समतुल्य सम्मित ना हो, तो इसको मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सम्मित के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, सम्मित तो है ही नहीं। फिर समतुल्य में क्या है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 वो भी इसके अंदर नहीं है। तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया है। अब बात करते हैं तीसरे की, थर्ड में है समतुल्य तथा सम्मित हो। समतुल्य तथा सम्मित हो और संक्रामक न हो। देखो यहाँ पर इसको मैं R3 ले लेता हूँ। समतुल्य तथा सम्मित, समतुल्य होना चाहिए तो समतुल्य में क्या करते हैं भाई, 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। समतुल्य तो मैंने कर दिया है। अब मुझे करना है सम्मित, तो मैंने क्या किया, इसमें 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2, ये भी ले लिया। देखो इसका उल्टा भी है 1 2, उसका उल्टा हो गया 2 1 2 3 3 2, इसका उल्टा भी है। अब बात करें संक्रामकता की, तो 1 2 2 3, तो 1 3 इसमें मैंने नहीं लिया, तो ये संक्रामक आपका नहीं हुआ। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट।
अब देखिए फोर्थ पार्ट, समतुल्य और संक्रामक होना चाहिए लेकिन सममित ना हो। तो यहाँ पर मैंने संबंध लिया R4 समतुल्य के लिए क्या करूँगा मैं 1 1 2 2 और 3 3, समुच्चय वही पहले वाला ही 1 1 2 2 3 3 समतुल्य तो हो गया। अब संक्रामकता की बात करें तो 1 2 2 3 और 1 3, 1 का संबंध 2 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ और 1 का संबंध फिर 3 के साथ भी ले लिया है, लेकिन सममित न हो, अर्थात 1 2 है तो 2 1 मैंने नहीं लिया, सममित नहीं होगा। ये आपका संबंध कंप्लीट। इसके बाद अगला संबंध देखो, 5वां, सममित तथा संक्रामक हो। सममित तथा संक्रामक हो। किंतु समतुल्य न हो। किंतु समतुल्य न हो। अब देखिए यहाँ पर R5 संबंध बना देता हूँ मैं। यहाँ पर सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर संक्रामक और सममित दोनों 1 2 2 3 और 1 3 संक्रामक हो गया। अब मैं इसका उल्टा भी ले लेता हूँ 2 1 3 2 और 3 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं संक्रामक और सममित दोनों हो चुके हैं। 1 2 है तो 2 1 भी इसके अंदर है, 2 3 है तो 3 2 और 1 3 है तो 3 1। संक्रामक कैसे 1 2 2 3 तो 1 3 है, ठीक है ना। इसके बाद 3 2 2 1 तो 3 1 भी इसके अंदर है। संक्रामक आपका हो गया। समतुल्य न हो तो 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं, 3 3 भी नहीं, तो समतुल्य इसमें नहीं हुआ। ये आपका जो क्वेश्चन है 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। समुच्चय दिया हुआ है किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ये समझ लें आप कि कोई समतल है और उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। संबंध है पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये समझ लें आप। पहले संबंध को अच्छी तरह समझें। एक समतल है, इसमें आप किसी भी प्रकार के बहुत सारे बिंदु मान सकते हैं, किसी भी प्रकार के। ऐसे ये बहुत सारे बिंदु मैंने ले लिए हैं जो एक समतल में है। किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय बिंदु P। यहाँ पर कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं। ये मान लिया चलो आपने कि ये बिंदु P है और ये कोई बिंदु मान लो आप ये Q बिंदु है। ध्यान से समझेंगे संबंध को। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यहाँ पर कोई भी आप मूल बिंदु मान लें। ये मान लिया हमने O मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर है। समझ लें, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। अब हमें करना है समतुल्यता, सममितता और संक्रामकता। अब ये जो समुच्चय है इसके अंदर जितने भी बिंदु होंगे सभी की क्या होगी, जैसे मूल बिंदु हुआ तो ये बिंदु मान लें आप इसकी दूरी, ये बिंदु मान लें आप इसकी दूरी, यानी जितनी बार भी आप नापेंगे वो समान होगी। कैसे समतुल्य कैसे होगा, ध्यान देना है, बहुत ही इसमें पॉइंट है छोटा सा। कैसे कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हैं, अर्थात OP बराबर है OQ। ये समझ लें आप।
ये संबंध इसमें दिया हुआ है। अब मुझे करना है समतुल्यता में प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। समतुल्यता माना P का संबंध P के साथ। अब P का संबंध P के साथ क्या होगा भाई? OP बराबर OP, ये तो बराबर होना ही है क्योंकि ये दूरी मैंने नाप ली, फिर दोबारा खुद के साथ दूरी नापूं तो वो भी बराबर होगा। इसकी दूरी नापूं, पहली बार मापी मैंने, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 है मान लो, तो 5 ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा। कोई भी बिंदु आप ले लें, ये ले लिया तो इसकी दूरी मूल बिंदु से उतनी ही होगी जितनी आपने पहली बार नापी है, अर्थात प्रत्येक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान होगी अपने स्वयं के साथ। ये नहीं आपकी ये बिंदु, इसकी तो मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसकी 5 है, इससे नहीं करनी है, स्वयं से करनी है। तो OP बराबर OP जोड़ सकते हैं, इसलिए R एक समतुल्य संबंध है। बात करें सममितता की। सममितता माना P का संबंध Q के साथ क्या है भाई? OP बराबर OQ। अब Q का संबंध करूंगा मैं P के साथ तो ये होगा OQ बराबर OP। ये तो बात सत्य हो गई भाई, ये दूरी इसके बराबर है तो ये दूरी इसके बराबर होगी, इसलिए R एक सममित संबंध भी है, सममित संबंध है। अब हम बात करेंगे संक्रामकता की। संक्रामकता माना P का संबंध लिया मैंने Q के साथ, P रिलेटेड Q, दिस इंप्लाइज OP बराबर हो गया OQ। अब Q का संबंध मैं किसके साथ लूँ भाई? R के साथ, तो R यहाँ पर लिखा हुआ है, R की जगह में S ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा OQ इक्वल टू OS। अब ये पहला संबंध है, ये दूसरा संबंध है, दोनों को मिलाकर हमें देखना है क्या ये संबंध संक्रामक बनेगा या नहीं, फर्स्ट व सेकंड संबंध से। तो देखिए यहाँ पर P का संबंध S के साथ बनेगा या नहीं। अब OP बराबर OQ है, OQ बराबर OS है, तो ये तो बराबर हो रहा है भाई, तो ये होगा OP बराबर OS, इसलिए R संक्रामक भी है, R संक्रामक संबंध है। तो ये आपका समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो चुके हैं, और तीनों हो गए तो R एक तुल्यता संबंध होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें आगे और भी दिया हुआ है भाई, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0। देखो जो P है वो मूल बिंदु तो नहीं होगा, P मूल बिंदु नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब देखो यहाँ पर जो P है मूल बिंदु तो नहीं है, मूल बिंदु तो
हो गया है। अब सभी जो बिंदु होंगे इनका जो समुच्चय है वो मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगा। तो इसमें केवल वही बिंदु लेंगे हम जो इससे बराबर दूरी पर हैं, और बराबर दूरी पर होंगे तो फिर वो एक वृत्त को निरूपित कर देंगे, और जिसका जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ए दिया हुआ है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, अर्थात यहाँ पर सभी प्रकार के त्रिभुज हमें दिए हुए हों, चाहे वो समकोण त्रिभुज हों, चाहे वो समबाहु हों, चाहे विषमबाहु हों। ये समझ लें आप कि यहाँ पर ये मैंने त्रिभुज ले लिए हैं सभी प्रकार के। जितने भी आप बना सकते हैं सभी आप त्रिभुज इसमें बना सकते हैं। ये मान लें आप इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से त्रिभुज लिए हुए हैं। संबंध है T1 T2 के समरूप। समरूप का अर्थ होता है एक जैसा, समान रूप का। जैसे किसी व्यक्ति की हम फोटो खींच दें तो वो फोटो उस व्यक्ति के समरूप होगी। अब यहाँ पर समरूपता का अर्थ त्रिभुज से है, अर्थात जैसा ये त्रिभुज है ऐसा ही कोई दूसरा त्रिभुज है, उससे यहाँ संबंध करना है। जैसे ये त्रिभुज इसके समरूप मान लें आप। अब बात करते हैं समतुल्यता की। तो समतुल्यता में क्या होता है? समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित होना चाहिए। अब जितने भी इसमें त्रिभुज होंगे प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। बिल्कुल सत्य बात है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसका मैं फोटो खींचूं तो इसके जैसा आएगा, इसका फोटो खींचूं इसके जैसा। प्रत्येक किसी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर मैं उसका फोटो खींचता हूं तो उसी के जैसा आएगा। अर्थात T1 का संबंध T1 के साथ, तो T1 का संबंध T1 के साथ, तो T1 के समरूप होगा। अब T1 के समरूप है, इसलिए R एक समतुल्य संबंध है। सममितता। माना T1 का संबंध T2 के साथ। अब संबंध तो वही है समरूपता का, T1 T2 के समरूप है। अब T2 का संबंध करें भाई, T2 का संबंध T1 के साथ, तो T2 T1 के समरूप है। देखो बात बिल्कुल सही है कि अगर ये मान लो इसके समरूप है, ये इसके जैसा दिख रहा है तो ये इसके जैसा दिखेगा। जैसे हम किसी व्यक्ति की फोटो खींच लें तो फोटो व्यक्ति जैसा और व्यक्ति फोटो जैसा, तो दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, इसलिए R एक सममित संबंध है। अब बात करेंगे संक्रामकता की। संक्रामकता माना T1 का संबंध T2 के साथ, तो T1 T2 के समरूप है। अब हम T2 का संबंध करेंगे, T2 रिलेटेड T3, तो ये होगा T2 T3 के समरूप है।
ये फर्स्ट संबंध और ये सेकंड। अब इन दोनों संबंध से हमें देखना है कि पहला जो त्रिभुज है वो तीसरे के समरूप होगा या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया था, त्रिभुजों का समुच्चय बनाया, ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया, ये त्रिभुज मान लो इसके समरूप हो गया, तो ये त्रिभुज तो इसका समरूप होना ही है। पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप, दूसरा तीसरे के समरूप है, तो पहला तीसरे के समरूप निश्चित होगा, इसलिए संबंध संक्रामक होगा। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड संबंध से T1 रिलेटेड T3। अब पहला संबंध पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप, दूसरा तीसरे के समरूप, तो T1 T3 के समरूप है। बात सत्य हो गई, इसलिए R संक्रामक संबंध है। अब ये संक्रामक हो गया भाई, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। अब R एक तुल्यता संबंध हो गया भाई, तो अब हम क्या करेंगे, आगे प्रश्न और भी दिया हुआ है कि भुजा है 3 4 5, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज T1 5 12 13 T2 और 6 8 10 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज T3 है। देखो प्रश्न को समझें भाई, 3 त्रिभुज हैं, 3 4 और 5। ये मान लें कि ये त्रिभुज बना दिया मैंने इस प्रकार से 3 4 5, दूसरा त्रिभुज बना दिया फिर 5 12 13, 5 12 13 और तीसरा त्रिभुज बना दिया है 6 8 और 10। ये आपके 3 त्रिभुज हैं। तो इनमें समरूप कौन सा है ये आपको बताना है। अब समरूपता में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसमें भुजाओं का अनुपात तो बराबर नहीं है। लेकिन पहले और तीसरे में हम देखते हैं 3/6, 4/8 और 5/10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात इसमें समान है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो T1 T3 के समरूप है। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, P1 तथा P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो समुच्चय है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, अर्थात ऐसी आकृतियाँ हैं जिनमें बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ आपको, इसमें त्रिभुज भी हो सकता है,
इसमें चतुर्भुज भी हो सकता है, इसमें पंचभुज भी हो सकता है, इसमें आपका षष्ठभुज भी हो सकता है। यानी 6-7 कितने भी भुजाएं हों, सभी प्रकार की इसके अंदर आकृतियाँ आएंगी, चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो, सभी प्रकार की आकृतियाँ इसके अंदर हैं। ध्यान रखना है आपको। छोटा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया है। अब बात है यहाँ पर कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, अर्थात दो आकृतियाँ अगर हम लें उनमें भुजाओं की संख्या समान आती है। जैसे इसमें 4 भुजाएं हैं तो इसमें भी 4 भुजाएं हैं। इसमें यहाँ पर मैंने 5 भुजाएं ली तो इसमें भी 5 भुजाएं हो गई। इसमें 6 भुजाएं हैं तो इसमें भी 6, और इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसमें भी 3। इस प्रकार का संबंध यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करें समतुल्यता की। समतुल्यता माना P1 रिलेटेड सम के साथ संबंध करते हैं समतुल्य में। अब जितने भी आकृतियां हैं उनका सम के साथ संबंध हमें करना है कि उनकी भुजाओं की संख्या मुझे काउंट करनी है। इसमें मैंने काउंट की 3 भुजाएं हैं, दोबारा काउंट करूं तो भी 3 ही भुजाएं आएंगी। इसमें 4 हैं तो सम के साथ संबंध करना है, तो 4 हैं तो 4 ही भुजाएं आएंगी। इसमें 3 हैं तो 3 ही भुजाएं आएंगी। अर्थात प्रत्येक आकृति का सम के साथ एक संबंध बनता है। यहाँ लिखेंगे P1 में प्रत्येक बार भुजाओं की संख्या समान होगी। बात सत्य है, जो सत्य है इसलिए R एक समतुल्य संबंध है। हम बात करते हैं सममितता की। सममितता माना P1 का संबंध P2 के साथ, तो P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। अब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान। अब P2 की बात करें, P1 के साथ तो P2 में P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। बात सही है भाई। जब P1 और P2 में, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है कि इसमें भुजाओं की संख्या समान है, उल्टा कर दूं तो इसमें भुजाओं की संख्या समान होगी। इसलिए R एक सममित संबंध है। संक्रामकता करें, माना P1 का संबंध P2 के साथ, P1 का संबंध P2 के साथ है। P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान। अब P2 की बात करें हम, P2 का संबंध P3 के साथ, तो P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी।
समान है। अब हम बात करते हैं संक्रामक इसकी पहले और दूसरे संबंध की। ये फर्स्ट संबंध और ये सेकंड संबंध, इसको मिटा दो जरा। अब देखिए पहला और जो दूसरा संबंध है भाई, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो पहले और तीसरे में भुजाओं की संख्या समान होगी। यहाँ पर देख लो, जैसे इसमें 3 है इसमें भी 3 है, इसमें 3 है भुजाएं तो इसमें भी 3, तो पहले और तीसरे का संबंध में करूँ तो इसमें भुजा संख्या समान हुई। यहाँ पर हम देखें, इसमें 4 भुजाएं इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं इसमें भी 4 भुजाएं, तो पहले इसमें तो 4 भुजाएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड संबंध से P1 रिलेटेड P3, P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान है। भाई समान ही होगी इसमें तो, ठीक है ना। और समान होगी तो R आपका संबंध होगा, ठीक है ना। तो ये आपका संक्रामक संबंध हो गया है। क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें और भी दिया हुआ है भाई, अभी ये कहा है कि यदि समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5 से रिलेटेड ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, हमें यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है वो भुजाओं की संख्या का है, तो इससे जो संबंधित होगा से संबंधित समुच्चय वो क्या होगा भाई, त्रिभुजों का समुच्चय। लिख देता हूं मैं इधर, त्रिभुजों का समुच्चय। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज में भी 3 ही भुजाएं हैं, चाहे वो आपका समबाहु हो, विषमबाहु हो, अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, सभी में 3 भुजाएं होंगी, तो समुच्चय क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। ये समझ लें आप कि ये जो जैसे समतल है एक्स वाई, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इसमें जितनी भी प्रकार की रेखाएं हम खींच सकते हैं वो सभी का इसमें समुच्चय है। इस प्रकार से आप मान लें, किसी प्रकार की संबंध है L1 समांतर है L2 के, अर्थात रेखाएं तो बहुत सारी हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर खींची है और भी खींच सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो संबंध है वो है समांतर का। जैसे मान लो ये वाली रेखा, ये L1 मान लो और इसको मान लो मैं L2। L1 समांतर है L2 के, अर्थात दो रेखाओं में क्या है, समांतर का संबंध दिया हुआ है। अब मुझे करना है इसमें समतुल्यता। समतुल्यता माना L1 रिलेटेड L1 का स्वयं के साथ संबंध, अर्थात जितने भी इसमें रेखाएं हैं समुच्चय में, प्रत्येक का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए, यानी खुद के साथ होना चाहिए। कैसे, ये रेखा स्वयं के साथ समांतर है क्या, आपको खुद सोचना है। तो अगर ये रेखा है, ये तो स्वयं के समांतर है भाई, ये भी स्वयं के साथ समांतर, ये भी, अर्थात प्रत्येक रेखा स्वयं के साथ समांतर होगी। ये तो बात सत्य है। यहाँ लिखेंगे L1 के समांतर है
जो सत्य हैं अतः आर समतुल्य संबंध है। हम बात करते हैं सममितता की। सममितता माना L1 का संबंध L2 के साथ। अब L1 का संबंध L2 के साथ क्या हुआ? L1 L2 के समांतर है। अब हमें देखना है भाई, अब जैसे मान लो ये रेखा मैंने इसके समांतर की तो ये वाली इसके समांतर हो जाएगी। बात सत्य है। L2 L1 के समांतर हो जाएगी, लिखेंगे L2 L1 के समांतर है। इसलिए R सममित संबंध है। अब संक्रामकता, माना L1 का संबंध L2 के साथ, L1 L2 के समांतर है। अब L2 का करूंगा मैं, L2 रिलेटेड L3, L2 L3 के समांतर है। अब ये पहला संबंध और ये दूसरा संबंध, दोनों से देखेंगे फर्स्ट व सेकंड संबंध से। अब देखो यहां पर, जैसे मान लो ये समांतर इसके हुई और ये समांतर ये मान लो L3 है। पहली रेखा दूसरी के समांतर है, दूसरी तीसरी के समांतर है, तो पहली तो तीसरी के समांतर होगी ही। बात सत्य हो जाएगी भाई। तो L1 रिलेटेड L3, तो L1 L3 के समांतर है। तो बात सत्य हो गई। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक हो गया है भाई। इसमें तुल्यता भी पूछा है शायद, देखें। हाँ, ये कहा कि R एक तुल्यता संबंध है, बिल्कुल सही है। तो R एक तुल्यता संबंध है। प्रश्न आगे भी है। ये कहा है कि y बराबर 2x प्लस 4। देखो y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय हमें लिखना है। अगर मैं इस रेखा को खींचता हूं यहाँ पर ग्राफ पर, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो y का मान आएगा 4, और y का मान अगर मैं 0 रख दूं, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, x का मान 0 तो y का मान आ गया है 4, और y का मान 0 तो x का मान आएगा -2। तो ये समझेंगे रेखा इस प्रकार से आएगी। अब इसके जो समांतर रेखा होगी वो सभी इस प्रकार की जो रेखाएं होंगी वो इसके समांतर होंगी। कोण तो सभी का समान होगा, क्योंकि तुलना करूं इसकी तो y बराबर mx प्लस c वाला इसका रूप है। तो m तो इसका 2 ही रहेगा, बदलेगा तो क्या, c बदलना है आपका। यानी c का मान जो यहाँ पर इसमें 4 दिया हुआ है ये बदल सकता है। तो इसका जो समुच्चय होगा वो होगा y बराबर 2x प्लस c, और c का मान लिख देंगे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 और साइड में आपका संबंध दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 4 3 2। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है कि सही कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करें समतुल्यता की, तो समतुल्य में प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है, तो समतुल्य संबंध तो आपका होता है। क्लियर हो गई। हम बात करें सममितता की, तो 1 2 है लेकिन 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो सममित इसमें नहीं हुआ। अब बात करें संक्रामकता की, तो 1 3 3 2, देखो 1 3 हो गया, 3 2 हो गया, तो 1 2 भी इधर दिया हुआ है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो बी पार्ट है, अर्थात समतुल्य और संक्रामक परंतु सममित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। n दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और संबंध जो दिया हुआ है ए बी सच दैट a इक्वल टू बी माइनस 2 और b की वैल्यू है 6 से ज़्यादा, यानी b का जो मान है वो 6 से बड़ा रखना है। अब ये 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। पहला यहाँ पर 2 4, लेकिन मुझे तो 6 से बड़ा मान रखना है, ये तो है नहीं आपका। दूसरा ये चेक कर लो, इसमें 6 से बड़ा मान है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं b की जगह 8 रखता हूँ, देखो 8 माइनस के 2 और a का मान है 3, तो ये भी आपका सत्य नहीं है, इसको भी ये भी कैंसिल कर दो। इसके बाद रखेंगे यहाँ पर b का मान 8 माइनस के 2, इधर मैंने रखा है का मान 6, तो 6 बराबर 6, ये आपका सही होगा। डी को भी चेक कर लो करना चाहते हो तो। a का मान 8 है, b का मान 7 माइनस के 2, तो ये भी गलत। तो ये एक्सरसाइज जो संबंध वाली है, बोर्ड में आपको 3 नंबर का प्रश्न इसमें ज़रूर मिलता है। इसके अथवा में फलन का एक क्वेश्चन और आता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। कोई भी बच्चे को मान लो किसी भी प्रकार की कोई समझ में नहीं आया है या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप समझ सकते हैं कांटेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद। चैप्टर आपका कंप्लीट।